क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनने से पहले एडोल्फ हिटलर क्या था? एक ऐसा इंसान जिसे 2 बार आर्ट स्कूल ने बाहर का रास्ता दिखाया। एक ऐसा शख्स जो वियना की सड़कों पर बर्फ में ठिठुरते हुए बासी रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सा पेंटर जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, उसने पूरी दुनिया की सेनाओं को अपने घुटनों पर ला दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसने वो क्यों किया। यह कहानी केवल एक तानाशाह की नहीं है, यह कहानी है उस अंधेरे की जो हम सबके भीतर होता है। जिसे सही नफरत मिल जाए तो वो पूरी मानवता को भस्म कर सकता है। 1918 के उस अस्पताल के कमरे में जहां हिटलर की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो पूरी तरह अंधा हो चुका था, वहीं जन्म हुआ था उस शैतानी विचार का जिसने 60 लाख लोगों की जान ले ली। Adolf Hitler was the dictator of Nazi Germany whose expansionist aggression started World War II, leading to the deaths of over 60 million people, including about 6 million Jews murdered during the Holocaust. क्या आप तैयार हैं उस दिमाग के भीतर झांकने के लिए जिसे खुद शैतान ने डिजाइन किया था? आज हम एडोल्फ हिटलर के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला इंसान, इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह, कभी एक चर्च के क्वायर में गाना गाता था और एक पादरी बनना चाहता था। एक ऐसा लड़का जो वियना की बर्फीली सड़कों पर फटे हुए जूतों में घूम रहा है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और जो लोगों के घरों की पेंटिंग बनाकर अपना पेट पालता है। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन पूरी दुनिया को आग की लपटों में झोंक देगा। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले कलाकार के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने उसे इंसान से शैतान बना दिया। आज हम उस अंधेरे गलियारे में कदम रखेंगे जहां से हिटलर की नफरत शुरू हुई थी। यह कोई साधारण जीवनी नहीं है, यह एक ऐसे दिमाग का एक्सरे है जिसने मौत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। आखिर क्या था वह ट्रिगर जिसने एक कलाकार के हाथ से ब्रश छीनकर उसे बंदूक थमा दी? चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य के एक छोटे से और शांत शहर ब्रॉनाउ एम इनमें एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह किलकारी एक दिन करोड़ों लोगों की चीखों में बदल जाएगी। एडोल्फ के पिता एलोइस हिटलर एक बेहद सख्त और गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सीमा शुल्क अधिकारी थे और घर में किसी फौजी तानाशाह की तरह शासन करते थे। एलोइस की तीसरी पत्नी क्लारा, जो एडोल्फ की मां थीं, स्वभाव से बहुत नरम और धार्मिक थीं। एडोल्फ अपनी मां से बहुत करीब था, लेकिन अपने पिता से उसे उतनी ही नफरत थी। एलोइस चाहते थे कि एडोल्फ भी उन्हीं की तरह एक सरकारी नौकर बने, लेकिन एडोल्फ का मन तो रंगों और कल्पनाओं में रमता था। जब भी एडोल्फ पेंटिंग की बात करता, उसके पिता उसे बेल्ट से पीटते थे। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि नन्हा एडोल्फ अक्सर घर से भागने की कोशिश करता। पिता की वह मार और घर का वह डर एडोल्फ के भीतर एक जिद्दी और विद्रोही इंसान को जन्म दे रहा था। 1903 में जब उसके पिता की अचानक मौत हुई तो एडोल्फ को जैसे एक कैद से आजादी मिल गई। अब उसके सामने कोई नहीं था जो उसे रोक सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1907 में 18 साल की उम्र में एडोल्फ अपनी मां को छोड़कर वियना चला गया। वियना उस समय कला और संस्कृति का केंद्र था। वह अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर गया था कि वह एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेगा और दुनिया का महान कलाकार बनेगा। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी पेंटिंग्स में झोंक दी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें एक कलाकार वाली प्रतिभा की कमी है। उसे सलाह दी गई कि वह आर्किटेक्चर में हाथ आजमाए, लेकिन एडोल्फ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अगले साल फिर कोशिश की, लेकिन इस बार उसे परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया गया। इसी दौरान उसकी मां क्लारा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। एडोल्फ ने दिन रात उनकी सेवा की,
लेकिन 21 दिसंबर 1907 को उसकी मां की मौत हो गई। मां की मौत ने एडोल्फ को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। वह वियना की सड़कों पर लावारिस हो गया। उसके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई अपना। 1908 से 1913 तक के 5 साल हिटलर के जीवन के सबसे कठिन साल थे। वह बेघरों के रैन बसेरों में सोता था। फटे हुए ओवरकोट पहनकर वह वियना की सड़कों पर झाड़ू लगाता या लोगों के सूटकेस उठाता था ताकि कुछ पैसे मिल सकें। वह कूड़ेदानों से खाना ढूंढकर खाता था। यही वह समय था जब उसके मन में नफरत का बीज बोया गया। वियना में उस समय बहुत से अमीर यहूदी रहते थे। एडोल्फ जब खुद को गरीबी में देखता और उन यहूदियों को आलीशान गाड़ियों में घूमते देखता तो उसके भीतर एक अजीब सी जलन पैदा होती। उसने राजनीतिक पर्चे पढ़ना शुरू किया और वियना के तत्कालीन मेयर कार्ल लुएगर के भाषणों से प्रभावित होने लगा, जो यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते थे। हिटलर को लगने लगा कि उसकी नाकामयाबी और जर्मनी की खराब हालत के पीछे ये बाहरी लोग ही जिम्मेदार हैं। उसकी कला की जगह अब कट्टरपंथी विचारधारा लेने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वह मकसद क्या था यह उसे खुद भी नहीं पता था। 1913 में वह ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर चला गया। वह अपनी ऑस्ट्रियाई नागरिकता और वहां की सेना में भर्ती होने से बचना चाहता था, क्योंकि उसे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के प्रति कोई लगाव नहीं था। वह खुद को हमेशा से एक जर्मन मानता था। म्यूनिख में भी उसका जीवन कोई खास नहीं बदला। वह अभी भी पेंटिंग बेचकर गुजारा कर रहा था। लेकिन तभी इतिहास ने एक करवट ली। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हुई, जहां पूरी दुनिया डरी हुई थी। हिटलर के लिए यह एक वरदान की तरह था। उसने तुरंत जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया। उसे बवेरियन सेना में शामिल कर लिया गया। वह लड़का जो कल तक सड़कों पर भटक रहा था, अब वर्दी पहनकर हाथ में बंदूक लिए युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार था। उसे लग रहा था कि अब उसे वह पहचान मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। युद्ध के मैदान में हिटलर ने एक निडर सैनिक की छवि बनाई। वह अक्सर रनर का काम करता था, जिसका मतलब था एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच तक संदेश पहुंचाना। यह युद्ध का सबसे खतरनाक काम था, क्योंकि रनर हमेशा दुश्मन की गोलियों के निशाने पर रहते थे। युद्ध के दौरान वह कई बार मौत के करीब से गुजरा। एक बार तो एक ब्रिटिश सैनिक ने उस पर दया खाकर उसे छोड़ दिया था, बिना यह जाने कि वह इतिहास के सबसे बड़े विलेन को जीवन दान दे रहा है। हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो एक साधारण सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन युद्ध का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। 1918 के अंत में एक ब्रिटिश गैस हमले के दौरान हिटलर की आंखों की रोशनी चली गई। वह अस्पताल में लेटा हुआ था जब उसे खबर मिली कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और युद्ध हार गया है। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी बहादुरी, उसके साथियों का बलिदान सब बेकार चला गया। उसे लगा कि जर्मनी को मैदान में नहीं हराया गया, बल्कि पीठ में छुरा घोंपा गया है। उसके मन में यह बात बैठ गई कि राजनेताओं और यहूदियों ने मिलकर जर्मनी को बेच दिया है। अस्पताल के उस अंधेरे कमरे में जब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, एडोल्फ हिटलर ने एक कसम खाई। उसने तय किया कि वह अब पेंटिंग नहीं करेगा, बल्कि राजनीति में आएगा और जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया। अस्पताल के उस बिस्तर से बाहर निकलते ही एडोल्फ हिटलर के पास न कोई घर था, न कोई काम और न ही कोई भविष्य। लेकिन उसके सीने में एक ऐसी आग जल रही थी जो पूरे जर्मनी को राख करने वाली थी। 1919 का जर्मनी एक हारा हुआ, अपमानित और बिखरा हुआ देश था। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ने जर्मन गौरव को मिट्टी में मिला दिया था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और लोग सड़कों पर दाने दाने को मोहताज थे। इसी अराजकता के बीच सेना ने हिटलर को एक जासूस बनाकर म्यूनिख की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों की निगरानी के लिए भेजा। सेना जानना चाहती थी कि कहीं ये छोटी पार्टियां साम्यवाद की विचारधारा तो नहीं फैला रही। तारीख थी 12 सितंबर 1919। हिटलर एक मामूली सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचा। वहां सिर्फ 25 लोग मौजूद थे, जो एक धुएं से भरे कमरे में बैठकर देश की बर्बादी पर चर्चा कर रहे थे। हिटलर चुपचाप कोने में बैठा सब सुन रहा था। लेकिन तभी एक वक्ता ने सुझाव दिया कि बवेरिया को जर्मनी से अलग हो जाना चाहिए। यह सुनते ही हिटलर का खून खौल उठा।
वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अगले 15 मिनट तक उसने ऐसा भाषण दिया कि पूरा कमरा सन्न रह गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति थी। पार्टी का लीडर एंटोन ड्रेक्सलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिटलर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। हिटलर ने इसे अपनी नियति माना और वह पार्टी का 55वां सदस्य बन गया। यहीं से शुरू हुआ हिटलर का असली खेल। उसने महसूस किया कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बंदूक से ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी जुबान। उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे दुनिया ने बाद में नाजी के नाम से जाना। उसने पार्टी के लिए एक ऐसा प्रतीक चुना जो प्राचीन काल से पवित्र माना जाता था, लेकिन जिसे वह नफरत का निशान बनाने वाला था। यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था। हिटलर जानता था कि भूखी और अपमानित जनता को तर्क नहीं, बल्कि एक दुश्मन चाहिए। उसने यहूदियों और कम्युनिस्टों को जर्मनी की हर समस्या की जड़ बताना शुरू कर दिया। 1921 तक हिटलर नाजी पार्टी का सर्वे सर्वा बन चुका था। उसकी सभाओं में अब 25 नहीं बल्कि 2000 लोग आने लगे थे। वह अपने भाषणों की रिहर्सल घंटों शीशे के सामने करता था। वह कब चिल्लाएगा, कब खामोश होगा और कब हाथ उठाएगा, यह सब एक स्क्रिप्ट की तरह तय था। उसने अपनी एक निजी सेना बनाई जिसे सा या ब्राउन शर्ट्स कहा जाता था। इनका काम था विरोधियों की सभाओं में घुसकर दंगा करना और लोगों के मन में डर पैदा करना। लेकिन हिटलर अभी भी एक छोटा नेता था। उसे बड़ी छलांग लगानी थी। 8 नवंबर 1923 की रात म्यूनिक के एक बड़े बियर हॉल में बवेरिया की सरकार के बड़े अधिकारी इकट्ठा थे। अचानक हिटलर अपने हथियारों से लैस सैनिकों के साथ अंदर घुसा और छत पर गोली चलाई। उसने चिल्लाकर कहा, राष्ट्रीय क्रांति शुरू हो चुकी है। इसे इतिहास में बियर हॉल पुच के नाम से जाना जाता है। उसका इरादा म्यूनिक पर कब्जा कर बर्लिन की ओर मार्च करना था, ठीक वैसे ही जैसे मुसोलिनी ने इटली में किया था। लेकिन यह योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पुलिस की गोलियों के सामने नाजी सैनिक भाग खड़े हुए। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। दुनिया को लगा कि हिटलर का अध्याय खत्म हो गया, लेकिन वह तो अभी बस प्रस्तावना लिख रहा था। जेल की कोठरी उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक नया मंच बन गई। लैंड्सबर्ग जेल में उसे एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक खास मेहमान की तरह रखा गया। वहां उसे अपने विचारों को विस्तार देने का समय मिला। उसने अपने साथी रुडोल्फ हेस को बोलकर अपनी आत्मकथा लिखवाई, माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने साफ साफ लिखे दिया था कि वह क्या करना चाहता है। उसने लिखा कि जर्मनी को रहने के लिए और जगह चाहिए और इसके लिए उसे पूरब रूस पर हमला करना होगा। उसने यहूदियों को जहर बताया और उन्हें खत्म करने की अपनी सनक को शब्दों में पिरोया। जब 1924 के अंत में वह जेल से बाहर आया तो वह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना मुश्किल है, इसलिए अब उसने लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र को खत्म करने की ठानी। उसने जर्मनी के कोने कोने में अपने भाषणों का जाल बिछाया, लेकिन अगले कुछ साल उसके लिए बहुत कठिन थे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी और जब लोग खुश होते हैं तो वे नफरत की बात नहीं सुनते। 1928 के चुनावों में नाजियों को 3% से भी कम वोट मिले। ऐसा लगा जैसे हिटलर का जादू खत्म हो गया है। तभी 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जर्मनी में भुखमरी और बेरोजगारी फिर से लौट आई। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे और हिटलर इसी मौके की तलाश में था। उसने वादा किया काम और रोटी का। उसने लोगों को एक सुनहरा भविष्य दिखाया। उसने खुद को जर्मनी का आखिरी रक्षक घोषित कर दिया। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग हिटलर को पसंद नहीं करते थे। वे उसे वो छोटा बोहेमियन कॉर्पोरल कहते थे, लेकिन राजनीति की मजबूरियों और षड्यंत्रों ने उन्हें मजबूर कर दिया। 30 जनवरी 1933 को वह ऐतिहासिक दिन आया। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। म्यूनिक की उन अंधेरी गलियों से शुरू हुआ सफर अब बर्लिन के आलीशान चांसलर कार्यालय तक पहुंच चुका था। उस रात बर्लिन की सड़कों पर मशालों का जुलूस निकला। नाजी सैनिक जश्न मना रहे थे, लेकिन बाकी दुनिया को यह अंदाजा नहीं था कि इन मशालों की आग जल्द ही पूरे महाद्वीप को भस्म कर देगी। चांसलर बनते ही हिटलर ने वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने लोकतंत्र की सीढ़ी चढ़कर उस सीढ़ी को ही लात मार दी। चांसलर की कुर्सी पर बैठते ही हिटलर यह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास पद तो है,
लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं। उसे अभी भी संसद के कानूनों और राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के आदेशों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता था। लेकिन जिस इंसान ने सालों तक सड़कों पर संघर्ष केवल इसलिए किया था कि वह अपनी मर्जी का मालिक बन सके, उसे किसी का अंकुश बर्दाश्त नहीं था। सत्ता संभालने के महज 1 महीने बाद 27 फरवरी 1933 की रात को बर्लिन के आसमान में आग की लपटें दिखाई दीं। जर्मनी की संसद यानी राइक्सटाग की विशाल इमारत धू-धू कर जल रही थी। यह आग किसने लगाई? यह आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन हिटलर के लिए यह वह मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बिना किसी सबूत के तुरंत इसका आरोप कम्युनिस्टों पर मढ़ दिया। उसने शोर मचाया कि यह देश को अंदर से तबाह करने की एक बड़ी साजिश है। खौफ का माहौल पैदा करके उसने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को एक इमरजेंसी डिक्री पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस एक कागज ने जर्मन नागरिकों के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। रातों रात बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और विरोध करने का हक खत्म हो गया। हजारों राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया। यह लोकतंत्र की मौत का पहला मंजर था। मार्च 1933 में हिटलर ने संसद में इनेबलिंग एक्ट पेश किया। डराने, धमकाने और हेरफेर के जरिए उसने यह कानून पास करवा लिया जिसने हिटलर को यह ताकत दे दी कि वह बिना संसद की अनुमति के कोई भी कानून बना सकता है और संविधान को बदल सकता है। अब वह कानूनी रूप से एक तानाशाह बन चुका था। उसने एक एक करके जर्मनी की सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया और केवल नाजी पार्टी को ही एकमात्र वैध पार्टी रहने दिया। ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरे जर्मनी में केवल एक ही आवाज गूंजती थी, एडोल्फ हिटलर की। लेकिन हिटलर के मन में अभी भी एक डर बैठा था। उसे अपनी ही पार्टी के भीतर से चुनौती महसूस हो रही थी। उसकी निजी सेना सा के प्रमुख अर्नस्ट रोम की ताकत और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। रोम चाहता था कि उसकी ब्राउन शर्ट्स वाली सेना जर्मनी की मुख्य सरकारी सेना की जगह ले ले। सेना के जनरल इस बात से खफा थे और हिटलर जानता था कि अगर उसे पूरी ताकत चाहिए तो उसे सेना का समर्थन हासिल करना ही होगा। यहीं से शुरू हुई वह खौफनाक साजिश जिसे इतिहास में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स कहा जाता है। 30 जून 1934 की रात हिटलर के वफादार दस्तों ने एक साथ पूरे जर्मनी में हमला बोला। अर्नस्ट रोम समेत नाजी पार्टी के उन सभी नेताओं और पुराने दुश्मनों को जो हिटलर की राह में कांटा बन सकते थे, सोते समय पकझा गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अपने ही पुराने साथियों का खून बहाकर हिटलर ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि उसकी सत्ता के रास्ते में जो भी आएगा उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। इस कत्लेआम के कुछ ही समय बाद 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत राष्ट्रपति और चांसलर के पदों को मिलाकर खुद को फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब जर्मनी की सेना ने किसी संविधान या देश के प्रति नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से एडोल्फ हिटलर के प्रति वफादारी की शपथ ली। एक मामूली पेंटर अब जर्मनी का भाग्य विधाता बन चुका था। हिटलर ने इसके बाद प्रोपेगेंडा की ऐसी मशीनरी तैयार की जिसने लोगों की सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। जोसेफ गोएबल्स को प्रोपेगेंडा मंत्री बनाया गया, जिसका काम था दिन रात रेडियो और अखबारों के जरिए हिटलर को एक मसीहा के रूप में पेश करना। स्कूलों की किताबों में बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि जर्मन आर्य नस्ल दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब उनके गुलाम होने के लायक हैं। विशेष रूप से यहूदियों के खिलाफ नफरत को एक सरकारी नीति बना दिया गया। 1935 में नूरनबर्ग कानून लागू किए गए। इन कानूनों ने यहूदियों से उनके नागरिक अधिकार छीन लिए। उनके लिए सरकारी नौकरियां बंद कर दी गईं और उन्हें समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। हिटलर केवल लोगों के शरीरों पर नहीं बल्कि उनके दिमागों पर भी राज करना चाहता था। उसने गेस्टापो नाम की एक गुप्त पुलिस बनाई जो हर घर, हर दफ्तर और हर गली पर नजर रखती थी। जरा सी भी मुखालफत करने वाले को कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया जाता था जहां से कोई वापस नहीं आता था। अंदरूनी तौर पर जर्मनी अब एक विशाल जेल बन चुका था, लेकिन बाहर से वह पूरी तरह चमक रहा था। हिटलर ने सड़कों के जाल बिछाए, नई गाड़ियां जैसे फॉक्सवैगन बनवाई और बेरोजगारी को लगभग खत्म कर दिया। वह लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि जर्मनी फिर से एक महान शक्ति बन रहा है। उसने चोरी छिपे जर्मनी की सेना को आधुनिक हथियारों, टैंकों और युद्धक विमानों से लैस करना शुरू कर दिया,
जो कि वर्साई की संधि का सीधा उल्लंघन था। लेकिन दुनिया के बाकी देश एक और बड़े युद्ध के डर से खामोश रहे और हिटलर की हर छोटी आक्रामकता को नजरअंदाज करते रहे। हिटलर इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहा था। उसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक का इस्तेमाल दुनिया को अपनी भव्यता दिखाने के लिए किया, जबकि हकीकत में वह एक ऐसे विनाश की तैयारी कर चुका था जो न केवल यूरोप बल्कि पूरी इंसानियत को दहला देने वाला था। उसका जुनून अब केवल जर्मनी तक सीमित नहीं था। उसे अब पूरी दुनिया पर अपना हक चाहिए था और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जर्मनी के भीतर अपनी सत्ता को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद अब हिटलर की नजरें सरहदों के पार थीं। उसका मानना था कि एक महान नस्ल को फलने फूलने के लिए लेबेन्सराम यानी रहने के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत है। हिटलर के दिमाग में एक नक्शा तैयार था जिसमें जर्मनी को केवल एक देश नहीं बल्कि एक महासाम्राज्य बनना था। उसने सबसे पहले अपनी नजरें अपने जन्मस्थान ऑस्ट्रिया पर टिकाईं। 1938 की शुरुआत में उसने ऑस्ट्रियाई सरकार पर भारी दबाव बनाना शुरू किया। वह चाहता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी का हिस्सा बन जाए। जब ऑस्ट्रियाई चांसलर ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो हिटलर ने अपनी सेना को सीमा पर खड़ा कर दिया। अंततः 12 मार्च 1938 को बिना एक भी गोली चले जर्मन सेना ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया। इसे अंशलुस कहा गया। हिटलर जब वियना की सड़कों से गुजरा तो वही सड़कें जहां वह कभी बेघर होकर भटकता था, आज उसके स्वागत में हाइल हिटलर के नारों से गूंज रही थीं। यह उसकी व्यक्तिगत जीत थी, उस शहर से बदला जिसने उसे कभी एक कलाकार के रूप में ठुकरा दिया था। लेकिन हिटलर की भूख यहीं शांत नहीं होने वाली थी। उसका अगला निशाना था चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड इलाका, जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। उसने दुनिया के सामने यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि वहां के जर्मनों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें बचाना उसका फर्ज है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि एक और महायुद्ध होने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलेन और फ्रांस के नेता हिटलर को शांत करने के लिए म्यूनिख पहुंचे। 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस उम्मीद में चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा हिटलर को सौंप दिया कि शायद इससे वह संतुष्ट हो जाएगा और युद्ध टल जाएगा। चेम्बरलेन जब लंदन लौटे तो उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने हमारे समय के लिए शांति सुरक्षित कर ली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक भूखे भेड़िए को मांस का टुकड़ा देकर उसे और भी खूंखार बना रहे हैं। हिटलर ने म्यूनिख समझौते को एक कागज का टुकड़ा समझा और कुछ ही महीनों के भीतर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया अब समझ चुकी थी कि हिटलर की जुबान का कोई मोल नहीं है। अब हिटलर का अगला लक्ष्य था पोलैंड, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। पोलैंड पर हमला करने का मतलब था सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन को चुनौती देना। हिटलर और स्टालिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हिटलर अभी दो मोर्चों पर युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए उसने दुनिया को सबसे बड़ा झटका देते हुए 23 अगस्त 1939 को सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण समझौता कर लिया। पूरी दुनिया सन्न रह गई। दो जानी दुश्मन हाथ मिला चुके थे। पर्दे के पीछे इन दोनों तानाशाहों ने पोलैंड को आपस में बांटने की गुप्त योजना बना ली थी। अब हिटलर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। उसने अपनी सेना को पोलैंड की सीमा पर तैनात कर दिया और बस एक बहाने का इंतजार करने लगा। 31 अगस्त 1939 की रात नाजी सैनिकों ने पोलैंड की वर्दी पहनकर जर्मनी के ही एक रेडियो स्टेशन पर फर्जी हमला किया ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि पोलैंड ने पहले हमला किया है। अगले दिन 1 सितंबर 1939 की सुबह 4:45 बजे जर्मन सेना ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। यह ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से युद्ध की शुरुआत थी। जर्मन टैंकों और वायुसेना लुफ्टवाफ ने पोलैंड को संभलने का मौका भी नहीं दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस के पास कोई चारा नहीं बचा था। 3 सितंबर 1939 को उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया। हिटलर को लग रहा था कि यह युद्ध भी पिछले युद्धों की तरह छोटा होगा। पोलैंड महज कुछ हफ्तों में गिर गया। हिटलर की सेना ने उत्तर में डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा किया और फिर अपनी नजरें पश्चिम की ओर मोड़ी। मई 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर हमला किया। जिस फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को 4 साल तक रोके रखा था, वह हिटलर की आधुनिक रणनीति के सामने सिर्फ 6 हफ्तों में ढेर हो गया।
22 जून 1940 को जर्मन सेना ने पेरिस में मार्च किया। हिटलर ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए फ्रांस से उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत करवाए जिसमें 1918 में जर्मनी ने हार स्वीकार की थी। यह हिटलर के प्रतिशोध की पराकाष्ठा थी। अब यूरोप का लगभग पूरा पश्चिमी हिस्सा उसके कदमों में था। केवल एक देश बचा था जो उसके रास्ते का रोड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन समुद्र की लहरों और विंस्टन चर्चिल की फौलादी इच्छा शक्ति ने हिटलर की ऑपरेशन सी लायन की योजना को नाकाम कर दिया। ब्रिटेन को सीधे युद्ध में न हरा पाने की खींच में हिटलर ने एक ऐसी गलती की तैयारी शुरू कर दी जो अंततः उसके पतन का कारण बनने वाली थी। उसने अपनी नजरें उस विशाल साम्राज्य की ओर घुमाई जिसके साथ उसने दोस्ती की कसम खाई थी, रूस। पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का जुनून अब हिटलर के सिर पर इस कदर सवार था कि उसने अपनी सबसे बड़ी सामरिक भूल की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। 22 जून 1941 की सुबह बिना किसी औपचारिक चेतावनी के हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन बारबरोसा का नाम दिया गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला था जिसमें 30 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक रूस की सरजमी में दाखिल हुए। हिटलर को यकीन था कि रूस एक मिट्टी के महल की तरह कुछ ही हफ्तों में ढह जाएगा। शुरुआती महीनों में उसे जबरदस्त कामयाबी भी मिली। जर्मन सेना तेजी से मॉस्को की ओर बढ़ रही थी। लाखों रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। लेकिन हिटलर यह भूल गया था कि रूस की जमीन जितनी विशाल है, वहां की सर्दियां उतनी ही जानलेवा हैं। जैसे जैसे जर्मन सेना रूस के भीतर धंसती गई, रसद की कमी और कड़ाके की ठंड ने उन्हें जकना शुरू कर दिया। नेपोलियन की तरह हिटलर भी रूस की अनंत सीमाओं और शून्य से नीचे के तापमान के चक्रव्यूह में फंस चुका था। लेकिन जब मोर्चे पर गोलियां चल रही थीं, तब जर्मनी के भीतर और कब्जे वाले इलाकों में एक और भी ज्यादा खौफनाक और गुप्त युद्ध लड़ा जा रहा था, निर्दोष इंसानों के खिलाफ। हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन अपने चरम पर था। 20 जनवरी 1942 को बर्लिन के पास वानसी सम्मेलन में नाजी अधिकारियों ने एक ऐसी योजना को अंतिम रूप दिया जो मानवता के माथे पर हमेशा के लिए कलंक बनने वाली थी। यह योजना थी पूरे यूरोप से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने की। पोलैंड और अन्य इलाकों में कंसंट्रेशन कैंप नहीं बल्कि डेथ कैंप बनाए गए। ऑश्विट्स, सोबिबोर और ट्रेब्लिंका जैसे नाम मौत के पर्याय बन गए। इंसानों को मालगाहियों में जानवरों की तरह भरकर इन कैंपों में लाया जाता था। वहां पहुंचते ही उन्हें 2 कतारों में बांट दिया जाता। एक वो जो काम कर सकते थे और दूसरे वो जिन्हें सीधे मौत के घाट उतारना था। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को नहाने के बहाने गैस चैम्बरों में भेज दिया जाता, जहां जहरीली जायक्लोन बी गैस चंद मिनटों में हजारों की जान ले लेती थी। यह इतिहास का सबसे सुनियोजित नरसंहार था जिसे होलोकॉस्ट कहा गया। हिटलर की नफरत इतनी अंधी थी कि उसने लाखों लोगों के चश्मों, जूतों और यहां तक कि उनके दांतों के सोने तक का हिसाब रखा। लगभग 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य अल्पसंख्यकों, राजनीतिक विरोधियों और विकलांगों को इस क्रूर मशीनरी ने निगल लिया। हिटलर को लगता था कि वह दुनिया को शुद्ध कर रहा है, जबकि हकीकत में वह उसे एक नर्क में तब्दील कर चुका था। इसी दौरान दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और हिटलर ने बिना सोचे समझे अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब हिटलर के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ खड़ी थीं। जर्मनी अब 3 तरफ से घिर चुका था। रूस के मोर्चे पर स्थिति अब बदलने लगी थी। 1942 की सर्दियों में स्टालिनग्राद की लड़ाई शुरू हुई। यह मानव इतिहास की सबसे खूनी जंग साबित हुई। जर्मन छठी सेना वहां पूरी तरह घिर गई। हिटलर ने अपने जनरल पॉलस को आदेश दिया था कि पीछे हटना मना है और आखिरी सैनिक तक लड़ना है। लेकिन भूख, ठंड और रूसी घेराबंदी ने नाजियों की कमर तोड़ दी। 2 फरवरी 1943 को जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह हिटलर की अजेयता के मिथक का अंत था। स्टालिनग्राद की हार ने युद्ध की दिशा बदल दी। अब जर्मन सेना आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि पीछे हट रही थी। हिटलर जो कभी नक्शों पर जीत की लकीरें खींचता था, अब पागलों की तरह उन सेनाओं को आदेश दे रहा था जो हकीकत में बची ही नहीं थी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, उसके हाथ कांपने लगे थे और वह अपने ही जनरलों पर शक करने लगा था। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है, लेकिन सच तो यह था कि उसका अपना ही अहंकार उसे खा रहा था। जैसे जैसे 1944 का साल आया, मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के तट पर लैंडिंग के जरिए यूरोप को आजाद कराने का अभियान शुरू कर दिया।
पूर्व से रूसी लाल सेना और पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं बर्लिन की ओर बढ़ने लगीं। हिटलर के अपने अधिकारियों ने महसूस कर लिया था कि अंत करीब है। 20 जुलाई 1944 को हिटलर की हत्या करने की एक बड़ी कोशिश हुई, जिसे ऑपरेशन वैल्किरी कहा जाता है। एक ब्रीफकेस बम के जरिए उसे उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत से वह मामूली चोटों के साथ बच गया। इस घटना ने उसे और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। उसने साजिश में शामिल और शक के घेरे में आए हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया। उसे लगा कि खुदा ने उसे किसी बड़े काम के लिए बचाया है, लेकिन वह काम सिर्फ विनाश था। वह अब एक ऐसे बंकर में कैद हो गया था जहां से वह आखिरी बार दुनिया को अपनी आंखों से देखने वाला था। 1945 की शुरुआत तक वह विशाल जर्मन साम्राज्य, जिसे हिटलर 1000 साल तक चलने वाला कहता था, ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। बर्लिन के ऊपर आसमान अब मित्र देशों के बम वर्षक विमानों के धुएं से काला हो चुका था। लेकिन हिटलर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बर्लिन के चांसलर कार्यालय के नीचे 50 फीट गहरे एक कंक्रीट के बंकर को अपना नया ठिकाना बनाया। यह फ्यूहरर बंकर इतिहास के सबसे काले पन्नों का गवाह बनने वाला था। बाहर बर्लिन की सड़कों पर बूढ़े आदमी और छोटे बच्चे, जिन्हें वोल्क्सस्टर्म कहा जाता था, रूसी टैंकों के सामने मरने के लिए भेजे जा रहे थे, जबकि अंदर बंकर में हिटलर एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जो अब मौजूद ही नहीं थी। वह उन सेनाओं के हिलने का इंतजार कर रहा था जो पहले ही तबाह हो चुकी थी। उसके आदेश अब केवल दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। बंकर के भीतर का माहौल किसी डरावने सपने जैसा था। हवा में मौत की गंध थी और गलियारों में सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी ऊपर गिर रहे बमों के धमाके तोड़ देते थे। हिटलर का स्वास्थ्य अब पूरी तरह गिर चुका था। उसके शरीर का बायां हिस्सा कांपता था, उसकी आंखें धंस गई थीं और उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो चुकी थी। 20 अप्रैल 1945 को हिटलर का 56वां जन्मदिन था। यह उसका आखिरी जन्मदिन साबित हुआ। उसने आखिरी बार बंकर से बाहर निकलकर उन बच्चों को पदक दिए जो उसकी सनक के लिए जाने थे दे रहे थे। यह उसकी दुनिया की आखिरी झलक थी। इसके बाद वह फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाया। रूसी लाल सेना अब बर्लिन के केंद्र से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। उसे खबर मिली कि उसका सबसे वफादार साथी हेनरिक हिमलर और हरमन गोरिंग उसे धोखा देकर दुश्मनों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर ने हिटलर को पूरी तरह तोड़ दिया। 29 अप्रैल 1945 की आधी रात को, जब ऊपर बर्लिन की गलियों में लाशों के ढेर लग रहे थे, हिटलर ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका इवा ब्रॉन से एक सादे समारोह में शादी की। शादी के तुरंत बाद उसने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। उसने अपनी हार के लिए फिर से यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे आखिरी दम तक लड़ें। उसे सबसे बड़ा डर यह था कि पकड़े जाने के बाद उसे और इवा ब्रॉन को रूसियों द्वारा अपमानित किया जाएगा और पिंजरे में प्रदर्शनी की तरह रखा जाएगा। उसने तय कर लिया था कि वह मुसोलिनी जैसा अंजाम नहीं भुगतेगा, जिसे बीच सड़क पर उल्टा लटका दिया गया था। उसने अपने वफादार अधिकारी लिंगे को बुलाया और उसे सख्त निर्देश दिए कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को पूरी तरह जला दिया जाए, ताकि दुश्मन उसका एक भी अवशेष न पा सके। तारीख थी 30 अप्रैल 1945। दोपहर का वक्त था। हिटलर ने अपने करीबी स्टाफ से आखिरी बार हाथ मिलाया और विदा ली। वह इवा ब्रॉन के साथ अपने निजी कमरे में चला गया। कुछ ही पलों बाद बंकर के उस कमरे से एक गोली चलने की आवाज आई। जब उसके वफादार साथी अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि हिटलर के सिर में गोली लगी थी और इवा ब्रॉन ने साइनाइड खाकर जान दे दी थी। हिटलर का खून उसकी सोफे की गद्दी पर फैल चुका था। उसके आदेशानुसार उनके शवों को चांसलर कार्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में ले जाया गया। रूसी बमबारी के बीच उन पर भारी मात्रा में पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। वह इंसान जो पूरी दुनिया को जलाना चाहता था, खुद एक गुमनाम गड्ढे में जलकर खाक हो गया। हिटलर की मौत के साथ ही यूरोप में युद्ध का अंत तो हो गया, लेकिन पीछे छूट गया तबाही का वो मंजर जिसे भरने में दशकों लगने वाले थे। वह बच्चा जो पेंटर बनना चाहता था, वह सैनिक जो गैस हमले में अंधा हुआ था, और वह तानाशाह जिसने मास्टर रेस का सपना देखा था, अंततः राख के एक ढेर में तब्दील हो गया।